हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्लास 9 का चैप्टर है बायोलॉजी का। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, ये तो आप सबको पता होगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पर पिक्चर से आइडिया भी लग गया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका सेल होता है। फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि उसी से हमारी ये जो आज हमारी जो बॉडी है उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। आपकी बॉडी में इतने सेल्स हैं कि उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। और हर सेल का स्ट्रक्चर, नेचर, फंक्शन और ओरिजिन डिफरेंट रहा है। तो आप सबको पता है जब अर्थ या दुनिया जो है वो बन रही थी, जब फेवरेबल कंडीशंस बन रही थी, तब सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था। यानी कोई सिंगल सेल हुआ होगा, उससे जो है फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, राइट। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनमें कौन कौन आते हैं? एनिमल्स आ गए और प्लांट्स आ गए। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है, राइट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस यूनिवर्स में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट एंड बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर कंप्राइजिंग दिस कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स। दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। और या तो ये सिंगल सेलुलर फॉर्म में होंगे या दे आर मल्टी सेलुलर। दो ही तरीके से हो सकते हैं। सिंगल सेलुलर आपको पता है एक सेल होगा, उसमें सारे फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं सारे उस एक सेल में ही कंप्लीट हो रहे हैं। फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जब बात करते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब है आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, और डिफरेंट टाइप के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उनका नेचर जो है वो डिफरेंट है। तो वो कब होता है? जब मल्टी सेलुलर यानी बॉडी बड़ी हो जाती है, साइज बड़ा होता है। सिंगल सेल होगा तो ऑब्वियसली छोटा सा होगा। जो आप बैक्टीरिया में आप को पता है सिंगल सेल, अमीबा जो होता है वो सिंगल सेलुलर होता है ना। तो अब बात करते हैं एनसीईआरटी में कुछ दी हुई डिस्कवरीज की, क्योंकि ये पढ़ना आप लोग के लिए ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में कंपटीशन में पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इनको याद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला है नाम जो साइंटिस्ट का एनसीईआरटी में मौजूद है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नाम टर्म करा, यानी ये टर्म कॉइन करा, इंट्रोड्यूस करा। सेल आपको पता है कमरे को कहते हैं, छोटे से कमरे को कहते हैं, जो जिसमें 4 दीवारें होती हैं, बहुत छोटा सा कमरा होता है, उसको सेल कहा जाता है इंग्लिश में। उस सेल नाम से उन्होंने जो ह्यूमन बॉडी, या इन्होंने किस चीज़ में डिस्कवर करा था? कॉर्क स्लाइस में। कॉर्क स्लाइस में जब उन्होंने देखा तो इस तरह के बॉक्सेस थे छोटे छोटे, तो उन्होंने उस बॉक्सेस को कहा ये तो बिल्कुल उस टाइप के हैं जैसे कि कोई छोटा सा कमरा हो, डिफरेंट बाउंड्रीज इनकी अपनी अपनी, तो उन्होंने इसलिए उसको नाम सेल दे दिया। उसके बाद दूसरा नाम जो साइंटिस्ट का आता है एनसीईआरटी में वो है गाइस ल्यूवेनहुक का। ल्यूवेनहुक ने भी सेल की ही डिस्कवरी करी, लेकिन उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। कॉर्क स्लाइस जो होता है वो नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, ये दे आर नॉट लिविंग। लिविंग सेल्स यानी दे आर एक्टिव, दे आर परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस। और वो कहाँ डिस्कवर करे थे? पॉन्ड में। तो अगर क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से आंसर करिएगा। सेल डिस्कवर इन्होंने करा था, लेकिन लिविंग सेल की प्रेजेंस किसने बताई थी? ल्यूवेनहुक ने। तो तीसरा नाम जो है जो आपको याद करना है वो है रॉबर्ट ब्राउन का। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने एग्जिस्टेंस बताई थी, इन द सेल देयर इज अ न्यूक्लियस, जो बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक एक जैसे नाम है, तो कैसे याद करेंगे? हुक वाले जो हैं वो हैं सेल, और जिनके पास ब्राउन है यानी नाम के एंड में एन आ रहा है, तो आप याद रखिएगा न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कवर करा था। अब बात करते हैं पुरकिंजे। ये एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर करा था? पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। आपको पता है प्रोटोप्लाज्म इज द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। प्रोटोप्लाज्म वो लिक्विड है जो सेल के अंदर यहाँ पर होता है, राइट, दिस इज द लिक्विड। फाइन, तो ये भी याद करना आसान है।
अब बात करते हैं पांचवे साइंटिस्ट की, शेल्डन एंड शॉन। ये वो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर काम करा और सेल थ्योरी दी थी। तो सेल थ्योरी अभी हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना पता कर लीजिए कि सेल थ्योरी यानी सेल के बारे में जो भी डेफिनेशन, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो दी है वो इन्होंने दी है। और वो कौन है? शेल्डन एंड शॉन। that presented the cell theory that all organisms are actually made up of cell। ये नई बात इन्होंने बताई थी। तो अभी आपसे कोई कहे कि भाई सारी ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते तो आपको हंसी आएगी कि इसमें क्या नई बात है, हमें तो पता है। पर 1838 और 1839 के टाइम पे ये नई बात थी उनके लिए बताना लोगों को, इनको इसके लिए बहुत ही अप्रिसिएशन मिला कि भाई इन्होंने एक सेल थ्योरी दी और ये इंक्लूड कर दी गई हमारे सिलेबस में। बात करते हैं वर्चू जो थे, उन्होंने सजेस्ट करा था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में उससे, यानी एक पुराना सेल था उसी से दूसरा नया सेल बना। तो ये बात आपको पता है कि जो पुराने सेल होते हैं वो ही डिवाइड करते हैं नए सेल बनाने के लिए। तो ये चीज़ बताई थी किसने? वर्चू ने। ठीक है, अब यहाँ तक आपने सारी जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ लिए हैं, जनरल नॉलेज आपने गेन कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ। अभी हमने बात करी कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल में भी दो तरह के सेल्स होते हैं, आपको पता है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, जिसे आप सिंगल सेल भी कहते हैं, है ना। तो यूनिसेल्युलर जो होते हैं वो ऑब्वियसली वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे। सिंगल सेल जो होगा वो सारे काम कर रहा है, यानी वो खा भी रहा है, न्यूट्रिशन भी ले रहा है। सिंगल सेल है, वो न्यूट्रिशन भी अपना इकट्ठा ले रहा है। अमीबा के बारे में तो आपको पता है, उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी की पता है कि ये अमीबा खुद से एक्वायर करता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया अपना न्यूट्रिशन, है ना। प्लस ये डिवाइड करता है अपने आप को और रिप्रोड्यूस करता है। एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा बनते हैं। एक्सक्रीशन भी होता है, वो एक वैक्यूल बनाता है, इसमें सारा जो रिमूवेबल वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है एक साइड से। और इनके एग्जाम्पल है अमीबा एंड बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा, अमीबा, बैक्टीरिया और बहुत से और भी एग्जाम्पल्स हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं आपके। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली ह्यूमंस, हम लोग हैं, हमारे अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, राइट, वो भी तो उनकी भी तो बॉडी सेल से बनी हुई है, उनके भी ऑर्गन्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं? ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उनसे बनते हैं ऑर्गन्स। डिफरेंट सेल्स से बनते हैं टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी में परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। आपको पता होगा कि लिवर जो होता है, लिवर में जो सेल्स होते हैं उनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं, या ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम नर्व्स, जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं उन्हें नर्व सेल्स कहते हैं। और आपको मसल्स में जो सेल्स होते हैं उन्हें मसल सेल्स कहते हैं। और ब्लड में भी सेल्स होते हैं। तो यानी आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, फीमेल्स में उसे ओवम होता है और मेल्स में स्पर्म होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी जो डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एंड दे ऑल्सो कंबाइन, वो कंबाइन करके डिफरेंट सेल्स कंबाइन करके एक टिश्यू बनाते हैं। और वो टिश्यू कंबाइन करके क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गन्स। तो दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्लड सेल्स होंगे उसमें आरबीसी भी होते हैं, ये एक तरह के सेल हो गए। डब्ल्यूबीसी एक तरह के सेल हो गए और प्लेटलेट्स एक तरह के सेल हो गए। और इनके फंक्शन से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, प्लेटलेट क्या होता है, आपके ब्लड लॉस को फाइट करने के लिए अगेंस्ट काम करता है, उसका ब्लड लॉस ना हो उसमें, है ना। जो आपकी बॉडी में थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, वो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड लॉस होने से बचाते हैं। और आरबीसी का तो आपको पता ही है, आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिन्हें कहते हैं, या रेड ब्लड सेल्स। तो ये एक इमेज है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। पैरामेशियम इज ऑल्सो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये अमीबा असल आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो देखिएगा अमीबा ऐसे दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा सा। हम जो बनाते हैं ना वो एक्चुअली ऐसे ही होता है। और ये इसके आपको सीडोपोडिया थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं या जब, तब हम इन्हें सीडोपोडिया कहते हैं। और ये है एक क्लामाइडोमोनास, ये भी आपका बैक्टीरिया होते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, मूविंग ऑन।
तो गाइज हमने सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें उनके बारे में इतना ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। अभी हमें डिस्कस करना है कि जो सेल्स होते हैं हमने बताया वो यूनिसेलुलर होंगे यानी एक सेल के बने होंगे या मल्टी सेलुलर। अब उसके अलावा एक और डिफ्रेंसिएशन होता है, एक और कैटेगरी में हम सेल को डिवाइड करते हैं, वो होते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अभी हमें देखना है कि ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर भी दो तरह के होते हैं, तो यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो डिफरेंस क्या है इनमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? तो मेन डिफरेंस जो है, यूकैरियोट्स जो होते हैं वो बेसिकली मोर एडवांस सेल्स होते हैं, इनको आप कह सकते हैं एडवांस सेल हैं, एडवांस। और ये क्या होते हैं? प्रिमिटिव वाले होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स। तो प्रो यानी प्रिमिटिव वाले जो पुराने ज़माने के आप समझ लीजिए, ये नए ज़माने के यूकैरियोटिक। तो आपको पता है पहले हर चीज़ जो थी, जब दुनिया स्टार्ट हो रही थी तब हर चीज़ जो थी एकदम प्रिमिटिव लेवल में थी। पहले जो है वेपन्स होते, कपड़े जो होते थे वो पत्तों से या जानवरों की हाइट से बनते थे, अब कपड़े पॉलीमर्स के बनते हैं। तो देयर इज एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हर चीज़ का। आपके पहले जो व्हीकल्स होते थे वो वुड के व्हीकल्स होते थे, वुड व्हील्स बनते थे वुड के। अब चीज़ें एडवांस हो गई हैं, तो ये समझ लीजिए पुराने ज़माने के सेल हैं और ये नए ज़माने के सेल हैं, तो ऑब्वियसली एडवांस होंगे ये। क्लियर? जो बेसिक डिफरेंस आपको याद करना है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में वो है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी अबाउट दैट। तो सिंगल इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आपको न्यूक्लियस बेसिकली इज द मेन डिफरेंस जो आपको याद रखना है, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड पूरी तरह से अच्छी कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की अपनी है। इसमें ना न्यूक्लियस होता है कि कुछ में जिनमें न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होगा, और न्यूक्लियोइड जो होता है उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। देखिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा अनऑर्गेनाइज सा पड़ा है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड है, डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो उसको बेचारे इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये पुराने सेल होंगे और ये नए एडवांस सेल हैं। इससे ही पता चल गया हमें कि इनका ऑर्गेनाइजेशन कितना ख़राब है। तो भाई कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई कंपनी बनती है, तो सबसे पहले जब बनती है स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ख़राब होता है। वहाँ पर बैठने की सही जगह नहीं होगी, हो सकता है रूम में फ़ैन ना हो सकता है सही कनेक्शन ना हो इंटरनेट का। लेकिन जब वो जैसे जैसे वो कंपनी बिल्ड होने लगती है, स्टैब्लिश होने लगती है, बड़ी होती है, तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है चीज़ों की। डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट काम करने लगती हैं, सबकी बाउंड्रीज बन जाती हैं, सबको अपने अलग अलग ऑफिस मिल जाते हैं। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया जो है उनका प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बैक्टीरिया उनमें सिंगल राउंड क्रोमोसोम होगा। ठीक है, सिंगल राउंड क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम। और यहाँ पर यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स ऑब्वियसली आप आइडिया लगा सकते हैं ये एडवांस सेल है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स में होंगे, प्लांट्स में होंगे, तो इनके पास मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको पता है ह्यूमन बींग्स में कितने सारे क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स। राइट, गुड, सही समझा आप लोगों ने। दूसरी चीज़, दूसरा डिफरेंस इनमें, तीसरा डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने शायद अब आप 10th में पढ़ेंगे, अभी से इतना समझ लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन में दे आर इजी, लेस टाइम टेकिंग, एंड पेरेंट से अपने आप को डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें डीएनए का ट्रांसफर नहीं होता, सिंपल क्लोनिंग होती है। ठीक, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके यूकैरियोटिक सेल होंगे, उन ऑर्गेनिज्म में कुछ में एसेक्सुअल भी होता है, कुछ में सेक्सुअल। सो सेक्सुअल आपको पता है ह्यूमन बींग्स में होगा। एसेक्सुअल बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, लेकिन स्टिल दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
देयर आर लाइक प्रोकैरियोट्स के बारे में कहते हैं कि ये जनरली वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ही प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया बैक्टीरिया जो होता है वो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट का। इसमें बैक्टीरिया एग्जाम्पल है तो आप समझ जाएंगे उसमें न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस है तो उसकी मेम्ब्रेन होनी चाहिए और अंदर न्यूक्लियोलस होना चाहिए जिसमें डीएनए या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं होता। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आपको पता है जो सेल के अंदर डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं। जैसे हमारे बॉडी में और जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम बॉडी के ऑर्गन्स कहते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो उन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे तो ये दोस्तों इनमें कोई भी कवरिंग नहीं होगी, ये सब खुले ऐसे बिना किसी की देखभाल के ऐसे खुले पड़े हुए हैं। इनको कोई भी बाउंड्री अलग नहीं कर रही दूसरे किसी और चीज़ से, जैसे बस किसी ने डाल के रख दिया, सब चीज़ें मिक्स करके रख दी कि ये है। इनमें कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं होती, पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता, सेग्रीगेशन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता चीज़ों का। लेकिन यही यूकैरियोट्स हैं, एडवांस हैं, तो ऑब्वियसली डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर मेम्ब्रेन्स होंगी सबके अलग अलग कमरे हैं, सबके कमरों में दरवाज़ा लगा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है किसी के दरवाजे नहीं। ये समझ लीजिए इनके पास ना दरवाज़ा है, ना दीवार है, ना अपना ऑफिस है। इनके एग्जाम्पल्स आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा, बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, जी हाँ ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया इसका नाम है। और यूकैरियोट्स में एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। तो यहीं आपको पता चल गया फंजाई वो यूकैरियोटिक सेल है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन इसकी ये तो हमने डिफरेंसेस की बात कर लिया। डिफरेंसेस मैं इसे ज़रा मिटा दूँ, है ना, ताकि आपको इतनी ये जो हौच पौच हो गया मामला ये साफ़ हो जाए। सब चीज़ें साफ़ कर देते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंसेस तो डिस्कस हो गए। अब बात करते हैं सिमिलरिटी क्या है इन दोनों में। तो सिमिलरिटी तो ये है कि सबका इनका जो यूकैरियोट्स होंगे उनके पास भी डीएनए है और प्रोकैरियोट्स जो है उनके पास भी डीएनए है, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स भी जो होते हैं आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री होती हैं, कहलाती हैं सेल्स में। प्लस साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सेल जो होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तो आपके पास साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा। ये तीन चीज़ें मेन होती हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है और ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, और न्यूक्लियस। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, हर सेल का होता है। ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो यही सिमिलैरिटी है इनके बीच में कि सब इनके पास अपना अपना डीएनए होगा और इनके साइटोप्लाज्म होगा, इनके पास राइबोसोम्स होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये सिमिलैरिटी है जो हर सेल में मौजूद होती है। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द सेल थ्योरी। तो आपको पता है सेल थ्योरी किसने दी थी, अभी हमने डिस्कस करी, SNS याद रखिएगा, शेल्डन एंड शॉन। तो ये थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डन एंड शॉन इन 1839 और इन्होंने क्या बताया था कि सारे ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसका नाम है क्या चीज़, सेल। सेल से बने हैं ये सब चीज़ें। जैसे घर ईंटों से बना होता है वैसे ही बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल से बनी होती है। सेल हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के, यानी ईंटें हैं हमारी बॉडी की। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यही चीज़ बताई कि जो हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसी से हमारी बॉडी बनी है। दो चीज़ें इन्होंने बताई। और तीसरी चीज़ इन्होंने ये भी कही कि सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसी और ने भी कही थी, आपको याद आ रहा हो अगर, यस करेक्ट, सही गैस किया। वर्शो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी यही कहा था कि जो एग्जिस्टिंग नेचर में एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं और यही इंक्लूड करा गया सेल थ्योरी में। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब भाई ये बड़ी सरप्राइजिंग बात होती है, मतलब किसी इंसान के समझ में कैसे कोई एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं कि एक सिंगल सेल था उससे इतना बड़ा सारा आदमी बन के तैयार हो गया। जब जाइगोट होता है तो वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है ना। तो सिंगल सेल जो जाइगोट होता है, जो बनता है मेल एंड फीमेल सेल
से बनके जाइगोट बनता है। तो वो जाइगोट जो है, अगर जाइगोट एक सेल होता है, सिंगल सेलुलर होता है, उससे पूरा ह्यूमन बीइंग जो मल्टीपल सेल्स का मालिक है, उसके पास मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, वो कैसे बनके तैयार होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सेल जो होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, और वो डिवाइड करता है, इतना डिवाइड करता है पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक वो मिलियंस मल्टीपल सेल्स बना नहीं लेता, मिलियंस ऑफ सेल्स नहीं बना लेता, तब तक डिवाइड करता रहता है और अपने जैसे हज़ारों सेल्स बनाता रहता है। फिर वो डिफरेंट जगहों पर जाके उनका फंक्शन ज़रूर चेंज हो जाता है, लेकिन ओरिजिन तो उनका यही रहा, जाइगोट से बने थे वो। Therefore, more cells can generate from an already existing cell. That property of cells to divide themselves and form cells of their own type. अपने जैसे सेल्स बनाने की जो काबिलियत होती है, वो रीज़न है through which multicellular organism can be formed from a single cell. अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सेल के अंदर। तो अभी मैंने एक टर्म यूज़ करा था, सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, सेल के अंदर जो होते हैं ऑर्गन्स उन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो ज़रूरी होते हैं फॉर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं हमारे ऑर्गन्स, सेल की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं ऑर्गेनेल्स। तो देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक। हमें जो मेन फोकस देना है वो यूकैरियोटिक सेल्स पे देना है, ठीक है गाइस। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, यानी एडवांस सेल्स, नए वाले सेल, नए ज़माने के, वो हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, उन्हें ही हमें पढ़ना है अभी। तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में जो कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है उनके अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स में, तो वो डिफरेंस हम आगे देखेंगे। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल कंटेन 3 फीचर्स, 3 के अलावा हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी सब में, न्यूक्लियस भी सब में होगा, और साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी पीछे के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का, उसमें ये 3 चीज़ होती हैं। यहाँ पर आके ये दोनों वेरी कर जाते हैं, इसलिए एक का नाम एनिमल है और एक का नाम प्लांट सेल है। एनिमल सेल कौन सा? जो ह्यूमन बॉडी में मिलेगा, यानी एनिमल्स की बॉडी में मिलेगा, और प्लांट्स में जो मिलेगा ऑब्वियसली वो प्लांट सेल है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कहाँ पर? इस लेवल पे, 4th लेवल पे। ये सबके बीच में, सब में कॉमन होंगी 3 चीज़ें। तो बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। डिफरेंस ये है गाइस कि जो प्लांट सेल्स होते हैं दे आर यूजुअली लार्जर, बड़े साइज के होते हैं, और एनिमल सेल्स यूजुअली छोटे होते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। प्लस जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, जो एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती, और इसका फंक्शन, यहाँ पर कुछ फंक्शन होता है तभी वो एडिशनल है टूवर्ड्स, एक तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो आपके साइटोप्लाज्म को गार्ड करेगी, अंतर रखेगी, है ना, साइटोप्लाज्म है यहाँ पर। तो ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है सेल वॉल, उसे सेल वॉल कहते हैं, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती, और इसका फंक्शन भी आगे हम देखेंगे। तीसरी चीज़ प्लाज्मोडेस्माटा इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होगा आपके हिसाब से? यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं अराइज हुआ कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? 2 टर्म्स है ना, और नाम से तो सेम लग रहे हैं, भाई बहन से लग रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म आप चाहे तो लिख लें, अपने पास नोट्स बना रहे हो अगर तो लिख लें। मिनिमल होता है, दे आर लाइक, अगर हम कहना चाहें तो ये एक तरह से सेम होते हैं, बहुत छोटा डिफरेंस होता है, एंड दे आर, ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करा जाता है। लेकिन एकेडमिक पर्पस के लिए साइटोप्लाज्म जो होता है इज ऑल द कंटेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, और प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस। तो अगर इसकी आपसे कोई इसकी बात कर रहा है अगर, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होगा, और अगर ये वर्ड यूज करा है तो आप इसमें से न्यूक्लियस हटा दिए, सिर्फ साइटोप्लाज्म वाला पार्ट रखिए, यानी सारा कंटेंट, ये वाला सारा कंटेंट होगा सिवाय इसके। ठीक, ये बस छोटा सा डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी कि प्रोटोप्लाज्म क्या है साइटोप्लाज्म क्या है, यूजुअली ये दोनों यूज करे जाते हैं।
अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल्स में होता है। ऑब्वियसली प्लांट सेल्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, दे यूज इट फॉर सिंथेसिस। तो और ये हमारी बॉडी में तो ये नहीं होता फंक्शन, हम अपना खाना खुद थोड़ी बनाते हैं बॉडी में, हमारा खाना तो हमें बाहर से लेना पड़ता है, हम तो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो ये डिफरेंस तो आपको पता ही होगा कि प्लाज्मा, वो प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तीसरी चीज, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है, देखो वैक्यूल दोनों में होगी, लेकिन प्लांट सेल की वैक्यूल जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, और इनकी एनिमल सेल की वैक्यूल जो होती है थोड़ी छोटी होती है, और वो टेम्परेरी भी होती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए बनती है, जिस वक्त उसकी ज़रूरत होगी उस वक्त फॉर्म होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। एक और पॉइंट है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल एंड टोनोप्लास्ट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। तो एक तो चीज़ ये बताइए मुझे कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। यहाँ पर आप लोग के दिमाग में आया होगा व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा, इसका नाम तो हमने सुना नहीं, अगर सुना भी है तो बता दीजिए मुझे, सोचिए और लिखिए कमेंट्स में नीचे क्या होती है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा स्मॉल चैनल्स होते हैं प्लांट सेल में, जैसे ये सेल्स हैं, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यहाँ से दूसरा सेल, फिर यहाँ से दूसरा सेल, तो ये जो छोटे छोटे बारीक सी गलियाँ होती हैं ना, दिस इज कनेक्शन, कि इस घर का, इस कमरे का दरवाज़ा, छोटा सा एक दरवाज़ा या खिड़की दूसरे बराबर वाले कमरे में खुल रही है, फिर इस वाले कमरे की खिड़की छोटी सी वो दूसरे आगे वाले कमरे में खुल रही है। तो दीज स्मॉल चैनल्स, है ना, इनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, एंड दे कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज। इनके प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होंगे हर सेल के कनेक्टेड होंगे, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं वो सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे होंगे, ठीक, अपनी अपनी बाउंड्रीज होंगी। तो ये समझ में आ गया, जिसको पता था वेरी गुड, जिसको नहीं पता था उसके लिए बता दिया। टोनोप्लास्ट जो होती है, यहाँ पर एक और नया टर्म आया टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो होगी वो मेम्ब्रेन होती है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना गाइस, ये तो पता है कि मेम्ब्रेन है, लेकिन किसकी मेम्ब्रेन है, ऑब्वियसली वैक्यूल की मेम्ब्रेन होगी। तो टोनोप्लास्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, यानी मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब एक और चीज होती है सेंट्रिओल्स, एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स। सेंट्रिओल्स एक, ये भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेंट्रिओल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रिओल्स होते हैं, दे आर सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स, ये सिलेंड्रिकल ऐसे ट्यूब 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 ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं सिर्फ, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स तो प्लांट सेल्स भी हैं, लेकिन इनमें एब्सेंट रहते हैं, प्लांट सेल्स में जनरली एब्सेंट रहते हैं। सिर्फ किस में प्रेजेंट होंगे, अगर कोई मोटाइल प्लांट सेल है तो उसमें होंगे, या जैसे लोअर प्लांट्स होते हैं, छोटे लोअर लेवल वाले प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो सेंट्रिओल्स प्रेजेंट होते हैं अक्सर मोटाइल सेल्स के फॉर्म में, एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स होते हैं लोअर प्लांट्स में, उसमें सेंट्रिओल प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रिओल्स का काम जो होता है, दे आर यूज्ड फॉर इन द डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन जो होता है ना, माइटोसिस और मेयोसिस, इन प्रोसेस में दे आर यूज्ड सेंट्रिओल्स। और एनिमल सेल्स में तो 100% होने वाले हैं, ये तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक। अब दूसरा है पॉइंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द सेल, यानी न्यूक्लियस जो है वो कोने में, एकदम सेल के एक कोने में प्रेजेंट होगा। अगर हम यहाँ पर फोटो देखें तो आपको दिख रहा है प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस का एक कोने में प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस ये बीच में। तो यहाँ से आप, ये एक डिफरेंस है पोजीशन का, किसकी पोजीशन, न्यूक्लियस की। प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स रेयरली होते हैं, आपको पता है लाइसोसोम्स क्या होंगे, सबको याद होगा, ये बड़े मजे की चीज़ होती है, सुसाइड बैग कहते हैं इन्हें, क्यों, क्योंकि ये अपने सेल को ही मार देते हैं जान से। तो लाइसोसोम्स प्लांट सेल्स में नहीं होते, रेयर होते हैं, और लाइसोसोम्स एनिमल सेल में तो होने ही हैं, दे आर ऑल्सो सेल ऑर्गेनल्स, है ना, आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। प्लांट सेल में जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में होता है, वेयरएज हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन, ये तो पता ही होगा, ग्लाइकोजन इज द स्टोर फूड इन ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, और स्टार्च इज द स्टोर फूड इन प्लांट सेल। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर से आएंगे, इसके ऊपर से कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। आपके सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लीजिएगा, बोर्ड्स में तो काम आना ही आना है, बोर्ड्स में डिफरेंस ज़रूरी से आता है, आपके बड़े जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़रूर से आता है।
तो इसको याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अभी, और मैंने अच्छे पॉइंट वाइज बता दिया तो याद करने में आसानी भी रहेगी आई होप। और अगर आप चाहें तो इनको याद करने के बाद हमारी जो अचीवर कनेक्ट की ऐप है उसको डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। हर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उससे आपको ज़्यादा आसानी से याद होता है। तो कोई भी चीज़ अगर याद करनी हो तो क्वेश्चंस कर लीजिए अटेम्प्ट, और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो उसमें बहुत सारे फ्री क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो आपका प्लाज्मा है, यानी जो लिक्विड है, फ्लूइड है आपके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, उसको प्रोटेक्ट करने वाली लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। सबको पता समझ में आ गया नाम सुनते ही। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सेल है, बाहर जो है आंधी तूफान आ जाए लेकिन अंदर वाली चीज़ें सेफ रहेंगी। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज द कैपेबिलिटी टू डिसाइड which material should enter or leave the cell and which should not. तो that is why it is also called selective permeable membrane. Selectively permeable membrane एक बहुत ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है दोस्तों। जैसे आप लोग का नेचर होगा कि मैं इससे दोस्ती कर सकता हूँ, इससे नहीं कर सकता, मेरा मिजाज नहीं इससे मिलता, मेरी बॉन्डिंग नहीं हो पाती, वाइब नहीं होते। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो भी बहुत सिलेक्टिव होती है अपने दोस्त बनाने के लिए। वो हर एक को अपने अंदर जाना अलाउ नहीं करती। यही सब इसका मेजर फंक्शन होता है कि सेल के अंदर हर चीज़ नहीं जा सकती। अगर हर चीज़ आने लगी तो वो टॉक्सिक हो सकता है, उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो वो सिलेक्ट करती है कि कौन सी चीज़ अंदर जानी है, कौन सी नहीं जानी है। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मतलब जो चीज़ अंदर जाना अलाउ कर रही है, उसके आर पास जा सकती है चीज़। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो दिया था एस.जे. सिंगर एंड गॉर्थ निकोलसन ने। तो ये देखिए हर चीज़ की ना थ्योरी आती है, हर चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर दिया जाता या सिलेबस में ऐड नहीं करनी जाती जब तक साइंस के जो बड़े साइंटिस्ट हैं वो उसको अप्रूव ना करें। तो हर चीज़ की कभी ना कभी थ्योरी आई होगी। ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्योरी जो दी थी सबसे पहले वो थी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। डीएनए का भी मॉडल दिया गया था, है ना। फिर ही हमें पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी मॉडल दिया गया है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं उसको, उसका नाम है। और उसके हिसाब से जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, उसका स्ट्रक्चर हमें आज पता है और उसी को हम पढ़ते हैं। आज तक भी वही स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, वही मॉडल पढ़ा जाता है, वही पढ़ाया जाता है। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो होता है वो डिस्क्राइब करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एज अ मोज़ाइक कंपोनेंट। मोज़ाइक आपको पता है जिसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें एक साथ इकट्ठा कर दो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और मोज़ाइक फॉर्म हो, है ना। ये आपने इसका जो लिटरल टर्म है यानी इंग्लिश मतलब है, इसको आप गूगल करके देखिएगा। मोज़ाइक का मतलब होता है जिसमें तरह तरह की डाइवर्स चीज़ें इकट्ठा करके रख दी हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें। ऐसे ही जो मेम्ब्रेन होती है वो मोज़ाइक होती है कॉम्पोनेंट्स, यानी उसके अंदर भी तरह तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उनसे बनी होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं? फोस्फोलिपिड, इसका बिल्कुल नेचर अलग है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा प्रोटीन, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, ये सब एक साथ मिलके, ऑब्वियसली इनका स्ट्रक्चर अलग होने वाला है, सब एक साथ मिलके एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसको फ्लूइड कैरेक्टर मिलता है, जिसकी वजह से, है ना, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसकी थिकनेस सिर्फ इतनी होती है 5 to 10 नैनोमीटर्स के रेंज में। तो समझ लीजिए बहुत पतली होती है, बहुत पतली। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में जो होते हैं यानी आरबीसी जिसे हम कहते हैं, दे आर विजिबल ओनली अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो हम ऐसे नेकेड आई से तो उन्हें देख नहीं सकते, और माइक्रोस्कोपी में भी लाइट माइक्रोस्कोपी से हम यूज़ करके देख सकते हैं। उनका साइज होता है 8 माइक्रोमीटर वाइड होंगे और अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइम्स वाइडर होते हैं देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्रोपोर्शन जो होता है प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट सेल टाइप के हिसाब से वेरी करेगा। कुछ सेल टाइप्स में प्रोटीन ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट कम होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो लिपिड कम होगा। ऐसे डिफरेंट
उनकी कॉम्पोजिशन होती है, प्रोपोर्शन अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल माइलिन शीट में 18% प्रोटीन होगा, 76% लिपिड होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें 76% प्रोटीन होती है और 24% आपका लिपिड होता है, तो वेरी करता है कॉम्पोजिशन। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। तो गाइस ये देखिए, ये आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं और ये होते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल प्रोटीन जो होंगे वो सिर्फ आधे हिस्से को कवर करेंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ज़रा कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये जो आपको हेड्स दिख रहे हैं ना, गोल गोल गोल, ये फोस्फेट ग्रुप्स हैं। ऐसे फोस्फेट, ऐसे लंबी चेन्स होती हैं। और ये जो पार्ट है, ये जो आपको चेन दिख रही है, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होती हैं, आर यानी हाइड्रोकार्बन आपने पढ़े हो शायद, CH और ऐसे करके पूरी लॉन्ग चेन्स होती हैं जो हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से डरती हैं, तो अंदर की तरफ रहता है। लेकिन ये वाला पार्ट जो होता है वो फोस्फेट ग्रुप का पार्ट होता है, फोस्फेट ग्रुप होता है यानी फोस्फोरस से बना होता है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक है, तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक रहेगा। और इससे पूरी ये आपकी लेयर बनी हुई है ना, मेम्ब्रेन। तो अब कहते हैं बायफोस्फो है ना, हमने इसका जो नाम है बाई लेयर होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इधर तरफ से और इधर तरफ से दो मिलकर एक लेयर बना रहे हैं, है ना। तो ये जो है इसलिए इसको बाई लेयर कहते हैं या बायफोस्फेट। और यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये चैनल्स की तरह काम करते हैं बीच में मेम्ब्रेन के। चैनल मतलब सामान इधर से उधर ले जाने का काम है इनका। ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं, दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड टू देयर प्रोटीन्स, और इनका काम इनका ये जो है ये भी हाइड्रोफोबिक होंगे, है ना। ये भी बीच में रहते हैं, इनके मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। उनका काम भी इतना ही होता है कि ये एक तरह से डिटेक्शन का काम करते हैं। डिटेक्शन यानी कोई चीज़ आ रही है उसे डिटेक्ट कर रहे हैं कि सेल को इसकी ज़रूरत है या नहीं, है ना। तो ये एक तरह से आपके सेंसिंग एबिलिटीज़ रखते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड्स यानी ग्लाइको प्लस लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड, और कोलेस्ट्रॉल्स भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर मोज़ाइक। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कितने डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट कलर से दिख रही होंगी। देखिए ये कुछ और कलर का, ये दूसरे कलर का, कितना कलरफुल सा स्ट्रक्चर है ना, कितने डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। तो इसलिए इसको नाम दिया गया मोज़ाइक, ठीक है। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट या ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ है कि मोज़ाइक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें डिफरेंट डाइवर्स कॉम्पोनेंट्स है इस एक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ठीक। तो फोस्फोलिपिड क्या होता है, इट इज़ द मेन फैब्रिक। इसी से आपको दिख रही पूरी मेम्ब्रेन जो है, ये चटाई सी जो बिछी हुई है, वो चटाई ही क्या है, फोस्फोलिपिड। ये ऊपर भी है और नीचे भी है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, दे आर अटैच्ड बिटवीन फोस्फोलिपिड्स एंड बिटवीन द टू फोस्फोलिपिड लेयर। तो बाय फोस्फोलिपिड लेयर होती है ना, तो 2 फोस्फोलिपिड्स होंगे। इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, दे आर एम्बेडेड विद इन द फोस्फोलिपिड लेयर, इनके बीच में एम्बेडेड होते हैं, और दे मे और मे नॉट यही काम करते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के लिए, है ना। पेरिफेरल प्रोटीन्स ऑन द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द फोस्फोलिपिड बाइलेयर नॉट एम्बेडेड, ये एम्बेडेड नहीं होते, ये एक तरफ ही रहेंगे, एक साइड पे, या तो इधर होंगे या फिर इधर होंगे, और पूरे लेयर पे दोनों साइड नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, दे आर जनरली अटैच्ड टू आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन लेयर। उसके बाद गाइज हमें अपना यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन समझना है, आगे कैसे कैसे वो रिस्पॉन्ड करती है वो हम देखेंगे आगे जाके नेक्स्ट उसमें अपने नेक्स्ट स्लाइड में।